नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, अम्मागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विक्रम सिंह सर, फॉर्मर डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश। इतनी अंदर-अंदर की न्यूज़ आ रही हैं कि बताया नहीं जा सकता है कि 1947 में जब विभाजन हुआ, जब डिवीज़न हुआ, उसके बाद किस तरीके से हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया है और किस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लाया गया है। और इसमें कुछ एक पॉलिटिशियन सबसे आगे थे। मैं चाहूँगी कि पूरे मुद्दे पर सर रोशनी डालें, क्योंकि ये जो डिटेल्स हैं आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। दिस इज़ आई विल गिव द क्रेडिट टू डॉक्टर सर, विक्रम सिंह सर। सर ने ढूँढ-ढाँड़ के ये डिटेल्स निकाली हैं। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच। बड़ी कृपा की आपने गायत्री जी की मौका दिया इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। देखिए, वैसे तो नथिंग शॉक्स एंड सरप्राइजेस अस एनी लॉन्गर जिस तरीके के तथ्य सामने आ रहे हैं और जिस तरीके के तथ्य जिसकी हम आम चर्चा सुना करते थे। विभाजन जब हुआ, ये सर्वविदित है कि महाराजा हरि सिंह जी ने जो एक्सेशन था उसको साइन करके भारत को दे दिया। भारत के सभी राज्य जिन्होंने एक्सेशन साइन किया, उनका विलय हो गया। केवल एक राज्य वो कश्मीर था जिसके विलय में तमाम रोड़े अटका गए। क्या आप जान सकते हैं कि बाकी जो राज्य थे उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? उसकी जिम्मेदारी थी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की। चाहे वो हैदराबाद हो या कुछ भी हो, वहां पे पुलिस एक्शन, हैदराबाद में पुलिस एक्शन करने के बाद, तब शायद रहे होंगे जो बाद में हमारे आर्मी चीफ ने, जयंत चौधरी जी, उनके नेतृत्व में हैदराबाद में पुलिस एक्शन हुआ और हैदराबाद का विलय हो गया। निजाम भीगी बिल्ली बन गए। उनके जो रजाकार थे हैदराबाद के और जिनके वंशज आज एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, तो आपके सामने है सच्चाई। लेकिन जो कश्मीर का मामला था उसमें पेच दर पेच आपके आते चले गए और जो एक्सेशन हुआ वो पूरा हम कर भी नहीं पाए कि पंडित नेहरू ने इस प्रकरण को पूरे प्रकरण को संयुक्त राष्ट्र में हैंड ओवर कर दिया। अब संयुक्त राष्ट्र में देने का क्या अभिप्राय था और संयुक्त राष्ट्र ने वहां पे जनमत संग्रह कराने की बात कर दी, प्लेबिसिट की बात शुरू हो गई। मतलब एक नया ही अध्याय खुल गया। देश हमारा, लाल बहादुर शास्त्री पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने निर्भीक तौर से ये कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये बात पंडित जी भी कह सकते थे, लेकिन शायद कदाचित वो अपनी जिम्मेदारी को न ओढ़ करके एक शांति के, विश्व के एक माने हुए नेता के रूप में अपने को दिखाना चाहते थे। तो उन्होंने अपने देश की जो जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न था उसको संयुक्त राष्ट्र को दे दिया। और वो एक ऐसी त्रुटि हुई कि आज तक पाकिस्तान इसी कहता कि संयुक्त राष्ट्र के जो दिशा निर्देश है आप उसको मानते नहीं। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी जो जहां पे हम लोग मिलते थे कहते थे बहुत जल्दी हम लोगों की नियुक्ति कश्मीर में होने वाली है, जिससे कि आप खुद देखेंगे। मतलब यहाँ का दुस्साहस बढ़ गया था कि जो अंतरराष्ट्रीय फौजी और पुलिस बल के लोग थे, कहते हम लोग की नियुक्ति बहुत जल्द संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से कश्मीर में होने वाली है। ये भी दुर्दिन हम लोग को देखने के और सुनने को मिल रहे थे। लेकिन जब कबाइलियों ने हमला किया, तो वहां ये बिल्कुल सही कि ब्रिगेडियर उस्मान ने एक तरीके से जो मुंहतोड़ जवाब तब भी दिया था। और ब्रिगेडियर उस्मान ने यह प्रण किया कि जब तक हम पूरी तरह से विजय प्राप्त नहीं कर लेंगे, मैं जमीन पे सोऊंगा। हमें गर्व है ब्रिगेडियर उस्मान ऐसे जाबाज हमारे अपने फौजी अफसरों का। लेकिन ये चीज हम बहुत बेहतर कर सकते थे और हमने वो किया नहीं। मामले में जो प्रोएक्टिव एक्शन होना चाहिए था वो न करके संयुक्त राष्ट्र को डाल देना, मामले को हीला हवाला कर देना। बाकी तमाम जो रियासतें थी उनमें तो कोई कठिनाई आई नहीं। जहां कठिनाई आई, सरदार पटेल ने बिल्कुल लौह पुरुष की तरह अपना जो कर्तव्य निभाया। पूरा राष्ट्र आज तक उनका ऋणी है। पंडित जी के पास एक प्रकरण गया और उस चीज को लेकर के आपके सामने ये सच्चाई आपके सामने आ गई है। अब इन चीजों पे जब आप आगे बढ़िएगा, आप ये देखिएगा कि तमाम चीजें जो आई हैं, कश्मीर की बातें जो हमने जो बोया और उसको जो हम आज तक काट रहे हैं, अनुच्छेद 370 और 35A, बिना किसी मशवरे के, बिना किसी बहस के उसको अंदर आपको जबरदस्ती एक इम्प्लांट कर दिया गया। और जब इसको हटाया गया तो जो आपके सामने कटु सत्य आए, एक कटु सत्य ये भी है कि तत्कालीन आईबी के डायरेक्टर एएस दुल्ला साहब ने एक बैठक की 1989 में। अब बैठक करने में कोई वैसे आपत्ति नहीं है, लेकिन कश्मीर ऐसे संवेदनशील स्थान पर
आप अगर बैठक कर रहे हैं और बैठक किसकी कर रहे हैं? आईबी के ऑफिसर्स की, तो आपको सोच समझ के करना चाहिए था और पूरी गोपनीयता के साथ। दिखाई ये पड़ रहा है दिखाई ये पड़ रहा है उस बैठक की आड़ में हमारे जितने भी आईबी के अफसर थे, वो सब बेनकाब हो गए, वो चिन्हित हो गए और कालांतर में कई अधिकारियों की हत्या भी निर्मम तरीके से कर दी गई। तो क्या ये मान लिया जाए कि आईबी के डायरेक्टर को ये जानकारी नहीं थी कि आपके इस कदम से हमारे आईबी के अफसर बेनकाब होंगे? बैठक आपको बुलानी थी तो आप दिल्ली में बुला सकते थे, जो कि पहले एक प्रक्रिया थी, लेकिन आपने अपने अधिकारियों की बैठक बुलाई कहाँ? कश्मीर में। और हमारे अधिकारियों को बिल्कुल उनके सामने, चरमपंथियों के सामने छोड़ दिया। और जब उनकी निर्मम हत्या हुई, आखिर कोई न कोई तो जिम्मेदारी लेगा। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है। बात अन मैं ये कहूँगा कि बात अगर खत्म यहाँ हो जाती, उनकी तो जो हत्या हुई सो हुई, लेकिन पाकिस्तान से लॉक, स्टॉक एंड बैरल आपने लोगों को बुला करके चरमपंथियों को आपने रिक्रूट किया कश्मीर की पुलिस फोर्स में, संवेदनशील स्थानों पर उनकी नियुक्त की गई, थानाध्यक्ष आदि बनाया गया और कालांतर में जब उनकी सफाई हुई, डिसमिसल हुआ, तो बात गायत्री जी डिसमिसल पे ही नहीं होनी चाहिए थे। अब ये अभिमत बन रहा है कि ऐसे जितने तत्वों को विगत 370 हटने के बाद बर्खास्त किया गया है, उनको बर्खास्त ही नहीं होना चाहिए था। इनको बर्खास्तगी के साथ-साथ इनको जेल होनी चाहिए थी और इनको भर्ती करने वाले कौन थे? वही जो फैमिली है। जेएनके पुलिस में फारूक अब्दुल्ला ने, अरे भाई 1989-90 में जब आपने कश्मीरी पंडितों को वहां से निष्कासित किया, बेहयाई के साथ उनको निकाला, निर्ममता के साथ निकाला, तो कम से कम कुछ भी लज्जा और शर्म अगर आपको होती, तो आप कम से कम जो पाप आपने किए हैं उस श्रृंखलाबद्ध पापों में ये भी एक पाप था कि आपने पहले पुलिसकर्मी अपने हिसाब से भर्ती किए, आपने कश्मीरी पंडितों को निष्कासित किया और आज जब आप बात कर रहे हैं, गायत्री जी, सबसे पहले कि जब हम लोगों को पहले दिल में एक जगह बन जाए, जब दिल में जगह बन जाएगी, तब कश्मीरी पंडित वापस आए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, ये दिल में जगह लास्ट पिछली बार आपने कब सुना था कि दिलों में जगह थी? पिछली बार आपने कब सुना था? मैं आपसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ, मैंने तो अपने जीवन काल में कभी सुना नहीं। मेरे पिताजी ने भी नहीं सुना था। मेरे पिताजी की पैदाइश 1909 की थी, उन्होंने भी नहीं सुना था कभी दिल में जगह थी। आज भी दिल में जगह नहीं है, ये तो फारूक अब्दुल्ला ही कह रहे हैं। तो आप क्या जानती हैं जो काम पिछले 100 साल में नहीं हुआ, आगे के 100 साल में दिल में जगह बन जाएगी? दिल में वास्तविकता ये न जगह थी, न है और निकट भविष्य में बनने की भी कोई संभावना नहीं है। और बनाने के लिए फिर जगह बनाई पड़ जब जगह नहीं होती है, तो जगह बनाई जाती है। जगह कैसे बनाई जाती है? चरमपंथियों के ऊपर कीजिए कार्रवाई और जो बपौती हो गई नहीं है, शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला के बाद फारूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला और अब वो नहीं तो चलिए कुछ जिसमें इंटरवल में महबूबा मुफ्ती आ जाएँगे। कोई फ़र्क नहीं है। महबूबा जी के जीवन दर्शन में और उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के दर्शन में और फिलॉसफी में कोई बहुत अंतर नहीं है। आपको मैं ले जाना चाहूँगा रूबिया सईद के अपहरण में। आपने इसके अलावा कितने महिलाओं के अपहरण की बात सुनी है? रूबिया सईद का अपहरण हुआ, इसके अलावा आपने किसी महिला का अपहरण सुना था? लोग आरोप लगाते हैं, मैं मानना चाहूँगा कि ये आरोप बिल्कुल गलत हो, बेबुनियाद हो, लेकिन ये कहा जाता है कि रूबिया सईद का अपहरण स्टेज मैनेज था। और रूबिया सईद के अपहरण के बाद जो सरकार ने छूट दी, चरमपंथियों को छोड़ा और जो छूट दी, कहते हैं लोग तब भी ये कहते थे आप तो नहीं, आपकी पता नहीं आपको आपने होश संभाला था तब तक नहीं, ये कहते थे भारत एक रूबिया शहीद के आगे घुटने टेक दिए, ऐसी एक ने अगर हजार रूबिया शहीद का अपहरण होता, भारत को घुटने नहीं टेकने चाहिए थे, लेकिन भारत ने घुटने टेके, चरमपंथियों को छोड़ा जेलों से और उसके बाद तो खैर फिर खुली छूट, जितने चरमपंथी थे छूटने के बाद इतिहास आपके सामने है। अब हम आते हैं गायत्री जी, इसके अलावा और भी तमाम कुछ एक नाम है। जब हमारे कैबिनेट में ऐसे लोग हैं जो एनएसए मालूम पड़ता है कि वो किसी के पेरोल में है चीन के, हमारे कुछ वरिष्ठ लोग पाकिस्तान से प्रभावित हैं। पाकिस्तान में मणिशंकर अय्यर जाते हैं जो कि एम्बेसडर रह चुके हैं कि पहले मोदी को हटाना पड़ेगा। अरे मोदी को हटाना पड़ेगा तो यहाँ की जनता हटाएगी कि पाकिस्तान हटाएगा? इस तरीके की बातें जहां हो रही है। एक हमारे उपराष्ट्रपति हैं, वो फॉरेन सर्विस के हैं, 1939 बॉर्न है और उपराष्ट्रपति
तो जब हुए तब हुए, उसके पहले वो एम्बेसडर थे ऑस्ट्रेलिया में, अफ़गानिस्तान में, ईरान में, सऊदी अरेबिया में। इतना कुछ इस देश ने उनको दिया, लेकिन उनके ईरान के कार्यकाल में उन्होंने जो पाप किए, हमारे रॉ के अफ़सर जिनका अपहरण हुआ और अपहरण होने के बाद उनको बुरी तरीके से प्रताड़ित किया, उनके ऊपर जो अमानवीय कृत्य किए, उनको बताया गया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। राजदूत होने के नाते उनकी ज़िम्मेदारी थी कि ईरान सरकार से मिल कर के उसको छुड़वाएँ, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। दुर्भाग्य से इन सब चीज़ों की जानकारी होते हुए भी हामिद अंसारी के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, कालांतर में उनको उपराष्ट्रपति तक पहुँचाया गया। हामिद अंसारी गाज़ीपुर के रहने वाले हैं, और उनका फैमिली बताते हैं कि बाबर के साथ भारत आया था, और उन्होंने यूसुफ नगर गाज़ीपुर में बसाया, और इनके जो फैमिली है, उसमें बहुत अच्छे लोग हैं। एक अंसारी कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, और भी वर्तमान में एक उनके कोई रिश्तेदार इस वक़्त शायद सांसद भी हैं, और एक और जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, मुख्तार अंसारी। तो इस परिवार में बहुमुखी प्रतिभा के लोग आए हुए हैं, बहुमुखी प्रतिभा के लोग आए हुए हैं। मैं किसी की निंदा आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि जब आप ईरान में राजदूत थे और आपको मालूम पड़ा कि हमारे किसी ऑफिसर का अपहरण, और 1 का नहीं, 2 का अगर अपहरण हुआ और आपको बताया गया और आपने कार्रवाई नहीं की, तो ये ज़िम्मेदारी किसकी थी? आपने तो जो किया पाप वो तो किया, लेकिन जो भारत सरकार ने के स्तर पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई, उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? आपने अभी फारूक अब्दुल्ला की क्लिप दिखाई थी, अगर उसको दोबारा स्क्रीन पे ले आएँ, तो उसके बारे में कुछ चर्चा कर ली जाए, क्योंकि ये प्रासंगिक है, तात्कालिक है। इतिहास में न जाके वर्तमान की बात कर ली जाए। गायत्री जी, गायत्री जी, ये आप जो आँसू बहा रहे हैं, आपको बड़ी पीड़ा हो रही पाकिस्तानी नागरिक के लिए, ज़रा 2 आँसू हमारे जो 26 मारे गए हैं बेमौत, अभी उनकी चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई, विधवाओं, बच्चियों की आँख के आँसू भी नहीं सूखे, आप संवेदना के 2 शब्द उनके लिए भी कह देते। पाकिस्तान नागरिकों के बारे में तो बड़ा दर्द हो रहा है आपको, और ये जो दर्द हो रहा है, आपने एक मैं उसके जज़्बे को सलाम करता हूँ, उस लड़के को, जो घोड़े वाले को, जो भी मारा गया। लेकिन अंततोगत्वा वो मारा गया, बहुत बुरा हुआ, हम उसके जज़्बे को सलाम करते हैं। लेकिन जो आपने उसकी बात तो सदन में भी उठाई, उमर अब्दुल्ला ने, लेकिन जो 26 मारे गए हिंदू, उनके बारे में एक शब्द आपने नहीं कहा। उनके बारे में एक शब्द आपके फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी नहीं कहा। ना उमर अब्दुल्ला ने कुछ कहा, ना फारूक अब्दुल्ला ने कहा। तो सवाल ये उठता है कि पाकिस्तानियों के बारे में इतना प्रेम क्यों? पाकिस्तानियों को दरअसल एक तरीके से जनसंख्या जिहाद पे अगर आप आ जाएँ, कि औरतें जाती हैं, पाकिस्तान में ब्याह कर लेती हैं पाकिस्तान पुरुषों से, फिर बच्चा पैदा करने आती हैं भारत में। भारत सरकार के खर्चे पर उनकी डिलीवरी होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि पाकिस्तान में आपने शादी की, 5-5 बच्चे कर लिए। अगर 5 लाख औरतें एक स्टेट की हैं और आपने औसतन 5 बच्चे कर लिए, हो सकता है कम, हो सकता है, लेकिन औसतन चीज़ मान लीजिए कि 25 लाख का हिसाब तो आपको एक स्टेट से मिल रहा है। ये जनसंख्या जिहाद अगर जो है, आप अगर याद करें कि एक मुस्लिम नेता ने यहाँ तक कहा था कि हमारा मुस्लिम साम्राज्य हमारी महिलाओं के पेट में पल रहा है। हमारा मुस्लिम साम्राज्य मुस्लिम महिलाओं के पेट में पल रहा है। तो ये एक सोची-समझी रणनीति के तहत इस तरीके के कुचक्र चलते रहते हैं, और इस सर यहाँ कुचक्र में पे आप सर एक एक क्वेश्चन मेरा बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं इसको यहीं पर लाना चाहूँगी। मुस्लिम समुदाय का पाकिस्तान मुस्लिम महिलाओं के पेट में पल रहा है। 370 और 35 ए 370 एंड 35 ए में एक प्रावधान था, नो डेटा ऑफ लोकल पीपल विल बी आस्क्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और शेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या इसी ने इन महिलाओं के आने का रास्ता खोला और ये कैसा क्लॉज था
कि 370 आपने उनको अलग टेरिटरी दे दी, वहां पे कोई जा नहीं सकता, शादी नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, बिजनेस नहीं कर सकता, और साथ के साथ लोकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन, ये तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी लो के सीधे सीधे अगेंस्ट जाता है सर, कि सबसे बड़ा आप प्रश्न यही पूरा है। एक अपना टेरिटरी कब्जा करके बैठे हो, और उनके, और क्योंकि सिक्योरिटी हमारे हाथ में, फाइनेंस हम्म। हमारे हाथ में, पैसा हम दे रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स हमारे हाथ में, सब कुछ हमारे हाथ में, पर लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये नहीं पता है कि वो किसको पाल रहे हैं, किसको पोस रहे हैं, किसको रख रहे हैं, और ये क्लॉज था उसके अंदर। जी देखिए, सर। ये 370 और 35A बनाया ही इसीलिए था, कस्टमाइज ये प्रोविजन थे। ये कस्टमाइज प्रोविजन थे। ये कस्टमाइज प्रोविजन इसीलिए थे कि आप न पूछें और हम मनमाना करें। और दूसरी चीज ये थी कि ये जो मैंने आपसे कहा था कि ये घर में पल रहे हैं, ये सद्दाम हुसैन ने कहा था, आपको याद हो, लेकिन क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है, आपके इल्म में नहीं होगी। सद्दाम हुसैन ने कहा था कि पूरी दुनिया में जो इस्लाम का प्रसार प्रसार होगा, युद्ध से तो होगा ही, लेकिन हमारी जो महिलाएं हैं उनके गर्भ के माध्यम से भी ये होगा। तो इसका सारा ताना बाना, वो जो गजवाए हिंद का एक प्लान था, ये दरअसल आपने जो बात कही है, ये इंगित क्या कर रही है? गायत्री जी, आपने बड़ी गहरी बात कही है कि ये सर, इसके 370। साथ इसके साथ क्लबिंग एक और चीज की करनी जरूरी हो जाती है। नेहरू लियाकत पैक्ट, जिसको दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है उस 1950 1950 में 1950 ये में। हुआ था। और आपने जी। यहीं पे क्यों खत्म मत कीजिएगा। 1960 में जो नेहरू अयूब खां पैक्ट हुआ था, इंडस वाटर ट्रीटी, आप दोनों को एक साथ देखिए। ये बिल्कुल सेल आउट थे, दोनों सेल आउट थे। नेहरू लियाकत पैक्ट भी और नेहरू अयूब पैक्ट जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये दोनों सेल आउट थे। आपने पर नेहरू सर, लियाकत पैक्ट में नेहरू जो बिल्कुल नेहरू अंडरस्टैंड। जी। लियाकत वाले में राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज एकदम फिक्स कर दिया गया था, और रिटर्न ऑफ रिफ्यूजीज, मतलब जो लोग 1947 से पहले उधर चले गए हैं उनकी वापसी। तो वापसी के नाम पर तो आप खाला माला पाला जाला जिसको जिसको लेकर आना चाहते हैं, वहीं से तो शुरू हुआ, ये कहा जाता है, और वहीं से ये भारत में फैलना शुरू हुए। जी सर। ये वन साइडेड बना था। और बना ही इसीलिए था कि पाकिस्तान को फ्री एंट्री भारत में हो, लेकिन भारत से अगर कोई जाना चाहे तो वहां पे नहीं सकता। हिंदुओं के तो एक तरीके से उन्होंने उन्मूलन ही कर दिया पाकिस्तान में, उनका रोड मैप में यही था, हिंदू और हिंदुओं के मंदिर पूजा स्थल कर दो खत्म। पाकिस्तानियों के आवागमन के ऊपर पूरी खुली छूट होनी चाहिए। भारत ने तो एनिमी इवैक्यू प्रॉपर्टी बना करके जितने भी पाकिस्तानी यहां से गए, उनकी संपत्ति वहां से जो विस्थापित आए, उनको एक मुंसिफाना तरीके से, एक न्यायोचित तरीके से उनको बांटे। पाकिस्तान में जो अरबों खरबों की संपत्ति और जिन्होंने मूलचंद अस्पताल बनाया है, वहां के राजा रियासत, वहां के जो व्यापारी थे, वहां के जो जैन इतने बड़े कारोबारी थे, उन सबकी कोठियों पे तो आज इन्हीं सबका कब्जा है। आप एक जब हिंदू रहेगा ही नहीं, तो हिंदुओं की संपत्ति जाएगी किसको? वो नॉन हिंदूज को ही जाएगी। तो पाकिस्तान में सारी हिंदूज की प्रॉपर्टी चली गई नॉन हिंदूज को। अगर पाकिस्तान की एक मिसाल आप दे दें, गायत्री जी, कि हिंदू की प्रॉपर्टी हिंदू को गई है। पाकिस्तान के कुछ अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो केवल उन संपत्ति की, हमारे हिंदू भाई जब गए थे, हो सकता है कि उनका व्यंग्यात्मक एक प्रतिभा का प्रागट्य हो रहा हो। ये उनकी संपत्ति देखिए, इनका ग्रिल देखिए, इसमें लोहा सीमेंट देखिए, कितने अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई हैं। लेकिन आज वहां पर एक भी किसी बिल्डिंग में, किसी महल में, किसी हवेली में किसी हिंदू का कब्जा नहीं है। 100% मुसलमानों का कब्जा है। हिंदुस्तान में एनिमी इवैक्यू प्रॉपर्टी में आप आज भी देख ले कि जो हमारे नवाब साहब थे, अभी सीतापुर वाले, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, जिनकी अरबों खरबों की संपत्ति थी, उस पे तो खुद ही काबिज है नवाब साहब। और जहांगीराबाद के नवाब साहब, उनको अब राजा कहते हैं, नवाब नहीं कहते हैं। राजा साहब जहांगीराबाद की प्रॉपर्टी उनके पास ही है। और जो बात आप यहाँ कर रही हैं, यहाँ से जो पंजाबी विस्थापित आए थे, सिंध से विस्थापित आए थे, उनका आवंटन एनिमी इवैक्यू पर, लेकिन पाकिस्तान ने इसको बिल्कुल ही डिरेल करके इसको खत्म कर दिया। तो ये दोनों ट्रीटीज जो थी, नेहरू लियाकत पैक्ट 1950, नेहरू अयूब खां इंडस वाटर ट्रीटी, ये दोनों एक सलाउट थी। और किस दबाव में आकर के हमने इंडस वाटर ट्रीटी कर दी, लोग कहते हैं वर्ल्ड बैंक के दबाव में आके, अमेरिका के दबाव में कर दी। तो जरूरत क्या था कश्मीर में जाने के लिए? क्या हमारी मजबूरी थी? हमारी कोई मजबूरी नहीं थी कि कश्मीर के प्रकरण को ले जाकर के हम यूनाइटेड नेशंस में ले जाकर के दाखिल कर दें। लेकिन हमने किया, और हमने सेल्फ गोल कर लिया। ये दोनों चीजें जो हैं, ये सेल्फ गोल वाली हैं। ये इट्स हैपेंड सो व्हाट। ये तो इतना ज्यादा संवेदनहीन आपने वक्तव्य देखा। ये तो वैसे ही जैसे सैम पित्रोदा का, जब सिख नरसंहार में उन्होंने कहा हुआ तो हुआ। तो दो ही ऐसे पर्ल ऑफ विजडम मेरे सामने हैं, विद्वतापूर्ण वक्तव्य, ब्रह्म सूत्र। एक सैम पित्रोदा का याद रखिएगा गायत्री जी,
जब सिख नरसंहार के बाद उनसे पूछा, हुआ तो हुआ, और इसमें जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, तो फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, इफ सो व्हाट। लेकिन यही फारूक अब्दुल्ला हैं, कभी आप देखेंगे कि राम भजन गाने लगते हैं, आपने सुना होगा। यही फारूक अब्दुल्ला है, आपने सुना होगा कि पाकिस्तान से लड़ना हो तो लड़के जाओ, किसने रोका है। लेकिन पाकिस्तान से बिना बात किए कश्मीर का समाधान नहीं होगा, ये भी इन्होंने कहा। तो जब मौका पड़ता है तो अल तकैया के अंतर्गत राम भजन गाने लगेंगे। जब मौका नहीं रहेगा तो कहेंगे कि पाकिस्तान के बिना इसका समझ। पाकिस्तान का क्या मतलब है भाई? पाकिस्तान का क्या मतलब है आपका? पाकिस्तान का तो यही मतलब है जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि पाकिस्तान से, ये कि जो पाकिस्तान पे नाजायज कब्जा कर रखा है वो हम किस प्रकार वापस लें, केवल इसी बात की चिंतन हो सकता है, बाकी और कोई बात। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, और ये एक नया आयाम डालना चाहते हैं बाप बेटे। ये चाहते हैं कि इसमें अब वार्तालाप हो पाकिस्तान से। तो ये आप देखिए, जैसा होगा मौसम वैसी ही होगी वाणी। तो ये चीज अब चलने वाली नहीं है। गायत्री जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तानियों का इन्फ्लक्स कश्मीर में, पाकिस्तानियों की महिलाओं का वहां पर जाकर के शादी करना, ऑनलाइन शादी करना, ये भी एक नया, एक आपको उसने इत्तेफाक देखिए। ऑनलाइन शादी, बच्चे पैदा होंगे हिंदुस्तान पे, हिंदुस्तान के टैक्स पेयर्स के खर्चे पे। अब आप बता लीजिए, 5 लाख अगर बच्चे एक ही प्रांत के अगर हैं, और एक डिलीवरी पे मान लीजिए मिनिमम खर्चा 5,000 आता है, आप जोड़िए कितना खर्चा आया। और ये खर्चा तो अभी 1 साल का है, और मुतवातिर अगर आप 40 साल से अगर यही खर्चा करती चली आ रही हैं, और सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ आप लें। मेरा परामर्श होगा सरकार से कि फ्री राशन कर दें बंद। खासकर जो कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, हम संविधान को नहीं मानते हैं, नंबर 2। नंबर 3, पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं। नंबर 4, जो इस तरीके की पाकिस्तान परिस्थिति की बातें करते हैं, उनका सारी सरकारी सुविधाएं बंद कर दें। उनका वोटर्स आईडी खत्म कर दें, उनका आधार कार्ड कैंसिल कर दें, बैंक अकाउंट और राइट टू एम्प्लॉयमेंट कर दें खत्म। बंधुआ मजदूर की तरह जो लोएस्ट लेवल का जॉब है, केवल वही कार्य उनको दें। वरना इस तरीके से ये दीमक की तरह, जैसे दीमक होता है वो बड़ी से बड़े महल को चाट जाता है, छोटी छोटी चीजें खाते हुए इतनी चोट पहुंचाता है। तो यहाँ तो 2.5 करोड़ के ऊपर बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स हैं, 40,000 तभी रोहिंग्याज हैं। तभी तभी इन लोगों को सीए और एनआरसी से इतनी दिक्कत थी, क्योंकि ये इतने सारे फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला इतने पाकिस्तानियों को ले आए, इतने पाकिस्तानियों को ले आए। और जम्मू कश्मीर से शुरू करते पंजाब, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से उत्तर प्रदेश, उधर से ममता दीदी उधर से पुश कर रही थी, उधर से भेज रही थी। तो ये पूरा ये बेल्ट बना रहे थे ईस्ट टू वेस्ट वाला, जो 1 मिनट मोहम्मद। गायत्री जी, उत्तराखंड में जहां एक दिखाई नहीं पड़ता था, आज ये होगा 65 साल के एक बुढ़े ने एक बच्ची के साथ बलात्कार किया। वहां पर इसी बात का तनाव है कि जहां पर तुम्हारा एक घर भी नहीं था, आज तुम लोग कहां से प्रकट हो रहे हो? आसमान से कैसे तुम आ रहे हो? तुम्हें लाया जा रहा है। रेलवे पटरी की दोनों तरफ अगर लाखों की संख्या में बांग्लादेशी बस गए हैं, तो आखिर बसाए गए हैं, अपने आप तो नहीं आए हैं। आप पहाड़ों के ऊपर जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं, कल तो बड़ा स्तब्ध रहेगा देख के, और बहुत मुझे कष्ट हुआ कि बद्रीनाथ केदारनाथ रूट के ऊपर इनको बसाया गया है। कम से कम अब तो धामी सरकार इतना कर ले कि इनको निकाल के करे बाहर, क्योंकि देवभूमि में इनका कोई स्थान नहीं है। अगर इनके बाप दादे वहां नहीं थे, इनको राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि तुष्टि करने के चलते इनको लाया गया है। गायत्री जी, इनको निकालना ही पड़ेगा। नहीं निकाला तो हम इलीगल एक्ट नहीं कर रहे हैं, हम अवैधानिक नहीं, हम पाप कर रहे हैं। हम पाप कर रहे हैं, और इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं होगा। 5 लाख महिलाएं कैसे लाई गई? 370 की आप इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करेंगे। उसके बाद नेहरू लियाकत पैक्ट, क्या फैंटास्टिक, हमारे पीठ पीछे खंजर घोपे जा रहे थे और पता नहीं था। एंड थैंक्स टू द कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर 75 इयर्स, उनका काफी अच्छा रोल रहा है इन पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को बसाने में यहाँ पर। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।